तो वर्ल्ड वॉच की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जहां पर एक उम्मीद जग रही है कि क्या दुनिया के एक कोने में जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उस पर विराम लग सकता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बार जेलेंस्की अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा के उलट मिलिट्री वर्दी की जगह ब्लैक पैंट और शर्ट में ट्रंप से मिले। ट्रंप ने इसकी तारीफ भी की। दरअसल इस बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में सीजफायर पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इतनी जल्दी युद्ध विराम संभव नहीं है। वहीं बैठक के दौरान यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर विस्तार से चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। व्हाइट हाउस सूत्रों की माने तो इस बैठक के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर करीब 40 मिनट तक बात की। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत का समर्थन किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी पुष्टि की है कि पुतिन ने 15 दिन के भीतर जेलेंस्की से मिलने के लिए रजामंदी दे दी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन अमेरिका से सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से करीब 90 अरब डॉलर मूल्य के हथियार खरीदेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अवसर पर कहा कि आज की बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, अमेरिकी समर्थन यूक्रेन के लिए बना रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भले ही यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, अमेरिका उसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। वास्तव में ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध की समाप्ति के समय के बारे में स्पष्ट जानकारी देने से बचते हुए कहा कि युद्ध तब खत्म होगा जब उसका समय आएगा। देखिए किस तरीके से ट्रंप, इसके पहले जब पुतिन से अलास्का में मुलाकात हुई थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने कहीं ऐसा तो नहीं इसकी इस मुलाकात में पुतिन भारी दिखे और जेलेंस्की बरी का बकरा बन गए हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर अब जेलेंस्की के साथ जब मुलाकात हुई तो इतना जरूर है कि भरोसा जरूर अमेरिका की तरफ से दिया गया, लेकिन फिर भी ट्रंप का यह बयान कि युद्ध तब खत्म होगा जब उसका समय आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। जंग रोकने के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि इसके लिए तुरंत सीज फायर की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो जंग खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि युद्ध समाप्त होने के बाद ही राष्ट्रपति चुनाव संभव होंगे। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि अमेरिका द्वारा प्रदान किए जाने वाले हथियार यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी और देश के पास वैसा हवाई रक्षा सिस्टम नहीं है। बैठक में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा गारंटी के अलावा यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच बैठक ऐतिहासिक कदम होगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सुरक्षा गारंटी न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा का भी मामला है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पूछा कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा संघर्ष न हो। नेटो चीफ मार्क रूट ने बताया कि सहयोगियों को यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेनी बच्चों की वापसी होनी चाहिए और हर बच्चे को अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। वास्तव में युद्ध विराम को लेकर यूरोप और रूस के बीच मतभेद अब भी है। व्हाइट हाउस में चर्चा के बाद यूरोपीय नेताओं ने जोर दिया है कि सार्थक बातचीत से पहले युद्ध विराम जरूरी है। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा है कि असली बातचीत उसी मीटिंग में हो सकती है जिसमें यूक्रेन भी शामिल हो, और ये तभी संभव है जब हथियार थम जाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इसी बात पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की और पुतिन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि अगर ये बैठक सफल रही तो इसके बाद ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की एक त्रिपक्षीय बैठक भी हो सकती है। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार है और किसी शर्त के बिना मिलना चाहते हैं। उधर व्हाइट हाउस में हुई बैठक से पहले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन
जनरल डैन केन अपनी टीम के साथ यूक्रेन को सुरक्षा देने की योजना पर काम कर रहे थे। दरअसल ये बैठक युद्ध को समाप्त करने और यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, लेकिन अब भी कई जटिल मुद्दे हैं। युद्ध विराम को लेकर मतभेद बना हुआ है, क्योंकि रूस पहले ही ये कह चुका है कि वो दो इलाके, खासतौर से डोनेट्स्क और लुहांस्क, वो जब यूक्रेन रूस को दे देगा तो निश्चित रूप से ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि वो जमीन का 1 इंच भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये युद्ध कब और कैसे रुकेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि ट्रंप शांति का नोबेल लेने के लिए लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका यह बयान कि युद्ध तब रुकेगा जब समय आएगा, अपने आप में बहुत बड़ा संकेत भी है। सोमवार शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस बातचीत में पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात की पूरी जानकारी साझा की है। दरअसल पुतिन और ट्रंप की 15 अगस्त की देर रात की 3 घंटे की बैठक में यूक्रेन जंग को समाप्त करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। वास्तव में पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने पुतिन से बातचीत के दौरान भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। मोदी ने पुतिन को उनके ट्रंप के साथ बैठक की जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों को उच्च स्तर पर बनाए रखने की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। उधर यहां पर आपको ये बताते चलना जरूरी हो जाता है कि ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में जो मुलाकात हुई थी उसे सकारात्मक बताया। कहा कि उनकी बैठक बहुत अच्छी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन कोई डील नहीं हुई। ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा और उन्होंने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अगली बैठक मॉस्को में करने का सुझाव भी दिया। आपको याद होगा, हमने आपके सामने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से वो तस्वीरें भी साझा की थी जब पुतिन ने अंग्रेजी में कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था। दरअसल ये मुलाकात जब हुई थी तो लगातार ये कहा जा रहा था कि मुलाकात में जो लाइमलाइट है वो पुतिन लेकर चले गए। ट्रंप ने कोशिश की B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनका सम्मान देने की, और ये कहा जा रहा था कि ये संकेत भी था कि उनको धमकाने का प्रयास था। लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि सामने बैठा हुआ जो शख्स है वो कोई और नहीं, वो व्लादिमीर पुतिन है। अब पुतिन ने हमेशा की तरह भारत से अपनी मित्रता निभाते हुए फोन पर प्रधानमंत्री के साथ वो तमाम बातें साझा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति इन सब के बीच जेलेंस्की की बात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की थी। जेलेंस्की ने मोदी को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों, खास करके ज़पोरिज़िया के बस स्टेशन पर हुए हमले की जानकारी दी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि भारत उनके शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन को भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। वास्तव में पीएम मोदी ने शुक्रवार को भी पुतिन से फोन पर जब बात की थी और भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी, तो उस वक्त मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल्ड बातचीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के हालात पर जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया और दोनों नेताओं ने भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति जताई है। मोदी ने यह भी कहा कि वो इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आने वाले हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और एनएसए अजीत डोभाल के अनुसार अब भारत रूस संबंध बेहद खास और मजबूत हो गए हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से रूस से तेल खरीद पर लगाए गए टैरिफ की वजह से ये दौरा और भी अहम हो गया है। पीएम मोदी ने 2024 में रूस की 2 बार यात्रा की थी। जुलाई में 2 दिन और अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के लिए गए। भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 68,000 बैरल तेल प्रतिदिन इंपोर्ट करता था, जो मई में 2023 में बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है।
2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत रोजाना 17.8 लाख बैरल तेल रूस से खरीद रहा है। पिछले 2 साल में भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी 11 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक का रूसी तेल खरीद चुका है। वास्तव में इस बातचीत ने न केवल यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की वैश्विक भूमिका को उजागर किया है, बल्कि भारत रूस संबंधों की मजबूती और रणनीतिक महत्व को भी स्पष्ट कर दिया है। भारत इस मामले में कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से शांति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और वैसे भी भारत ने हमेशा से कहा है कि भारत की धरती युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती रही है और हर समस्या का समाधान संवाद होता है। भारत चाहता है कि संवाद के जरिए ये पूरा का पूरा मसला सुलझाया जाए और यही वजह है कि जब भारत ये पहल करता है तो फिर चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, वो भारत की बातों को सुनता हुआ समझता हुआ नजर भी आता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। इस दौरे में वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की है। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। दरअसल बातचीत में दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति दर्ज कराई है। वास्तव में वांग यी ने यह आश्वासन दिया है कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन दोनों सबसे बड़े विकासशील देश होने के नाते जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करें और प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार के रूप में एक दूसरे को देखें। आपकी जानकारी के लिए यहां पर यह बताते चले कि वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। सीमा मुद्दों पर बातचीत के दौरान वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वो दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। उन्होंने अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि वो सीमा विवाद सुलझाने और द्विपक्षीय संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण रही है। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल ने भी भरोसा जताया है कि ये वार्ता सफल होगी। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में पिछले कुछ समय में सुधार हुआ है, सीमा पर शांति बनी हुई है, द्विपक्षीय संबंध अधिक ठोस हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन जाएंगे। वास्तव में चीन ने जुलाई 2025 में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी रोक दी थी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण उपकरण शामिल थे। इसके अलावा आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को अपने 300 से अधिक चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत से वापस बुलाने का निर्देश भी मिल गया था। इधर गाजा में 22 महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच सोमवार को एक अहम मोड़ आया। हमास ने अरब देशों के पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए इजराइल की मंजूरी का इंतजार है। गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में इजराइल की सैन्य सख्ती अब भी जारी है, जिससे हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इन खूनी संघर्ष में अब तक 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हैं। भूखमरी चरम पर पहुंच चुकी है और जीवन की जटिलता चरम पर है। ये संघर्ष साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के साथ शुरू हुआ था, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़पें और सैन्य कार्रवाई हो रही है। गाजा में मानवता संकट गहरा गया है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे भुखमरी की कगार बता चुके हैं। सोमवार को हमास ने बयान जारी करके कहा कि वो अरब देशों के पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अब इजराइल की मंजूरी जरूरी है। पिछले महीने जब इजराइल और हमास के बीच बातचीत विफल हुई थी, तब इजराइल ने गाजा सिटी और अन्य
घनी आबादी वाले इलाकों को फिर से कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। इससे स्थानीय लोगों की स्थिति और भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। विश्व स्तर पर इस हमास पर दबाव बनाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा हो रही है। वहीं इजराइल के अंदर भी रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की गई। इजराइल का रुख अब भी कठोर है। वैश्विक दबाव के बावजूद इजराइल सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए तैयार नहीं है।